गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद करते हैं नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और समाजी हालात पर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ शोबाजात पर इस प्रोग्राम में हम बहस, मुबाहिसे, तज़्ज़िये और तबसरे करते हैं। इस प्रोग्राम में हम सियासी लीडरान को मदऊ करते हैं। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि जम्मू कश्मीर की ओवरऑल जो सिक्योरिटी, सियासी हालात जो है, समाजी हालात जो है, उस पे हम गुफ्तगू करें। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ की टीम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों का दौरा करती है। मकामी MLA से उनका 1 साला रिपोर्ट कार्ड भी हासिल करते हैं। साबिका हुकूमतों ने क्या किया वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारी टीम ज़िला बारामूला के एक खूबसूरत कस्बे में मौजूद है, पटन असेंबली सेगमेंट में। अलहुदा पब्लिक स्कूल में इस वक्त मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ास और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आज हम आपको अपने ख़ास और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं एडवोकेट मोहम्मद इरफान साहब, जो कि यहाँ के एक समाजी कारकुन हैं। हमारे एक और मेहमान हैं गुलाम हसन डार साहब, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है BJP के बारामूला से। एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन साहब हमारे एक और मेहमान है, MLA वागुरा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है। सफ़ीना बेग साहिबा DDC चेयरपर्सन बारामूला है और साथ ही एक मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन भी हैं और सियासी लीडर भी हैं। अब्दुल रशीद शाहीन साहब 2 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, एक बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सियासी लीडर नामवर है। जावेद रियाज बेदार साहब MLA पटन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हमारे एक और मेहमान हैं। यावर दिलावर मीर साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान है, इसके अलावा यूथ प्रेसिडेंट भी है और एक्स MLA रफ़ियाबाद भी है। हमारे एक और मेहमान हैं मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब, PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला और पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है। फिरदौस अहमद साहब हमारे आज के एक और मेहमान हैं, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं और यहाँ से इमरान रज़ा अंसारी जब यहाँ MLA थे तो उस वक्त यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद अकबर राथर साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्टी के इंचार्ज है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के। मजमूई तौर पर बात हो रही है इस ओपन टॉक में 1 साल में लोगों ने क्या पाया है, क्या खोया है, क्या वादे पुर किए गए, साबिका हुकूमत ने क्या किया। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा सफ़ीना बेग साहिबा से, जो कि DDC चेयरपर्सन भी है। मैम बहुत शुक्रिया, आपसे पहला सवाल यही रहेगा। MLA साहब सामने 1 साल हुकूमत का हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर। यह कहा जा रहा है कि हमने बहुत कुछ किया है जो ना तो साबिका हुकूमत ने किया और ना ही शायद DDC साहिबान ने किया। क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने ये नहीं कहा कि साबिका हुकूमतें जो है उन्होंने कुछ नहीं किया या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है वो महदूद रहना चाहिए कि एज चेयरपर्सन जो है मेरा रोल क्या रहा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब से 73rd अमेंडमेंट हुआ है तब से पंचायतों को एम्पावर किया गया है और डायरेक्ट पंचायतों को पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। 2 ब्लॉक से बटन ब्लॉक और ब्लॉक सिंहपुरा है। अगर ADP की बात करूं तो तकरीबन 41 करोड़ आपको पटन पे खर्चा हुआ है पंचायतों का और 31 करोड़ जो है वो सिंहपुरा ब्लॉक पे हुआ है। इससे मज़ीद मैंने अक्सर पटन में विज़िट किया और यहाँ मीटिंग्स भी की और कई लोगों से बातचीत भी हुई और उसके बाद यहाँ की जो प्लान जो बना, चाहे नाबार्ड के हवाले से बना, वो सारा फ्रेम मैंने किया। उसके बाद PMGSY को जो लेके जितने रोड हैं, फॉर एग्जांपल PMGSY की हम बात करें तो पटन में बहुत काम हुआ है। तकरीबन 8 रोड हैं जिनमें 7 मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ का मैं जिक्र भी करूंगी अगर आपके पास टाइम हो। तो पटन में जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग होती हैं। यहाँ पर पानी के बहुत क्राइसिस था और कनेक्टिविटी का भी बहुत मसला था। तो हमारा जोर कनेक्टिविटी पे रहा, हमारा जोर PMGSY पे रहा, हमारा नाबार्ड पे रहा, हमारा जोर इसमें JJM पे रहा। JJM की तकरीबन 16 स्कीमें यहाँ चल रही हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब आप जहाँ जानते हैं 80% कंप्लीट हो चुकी हैं। आप परिहासपुरा 60 करोड़ की स्कीम हमारी परिहासपुरा की, जितना पूरे डिस्ट्रिक्ट को पैसा मिला है उसका 50% पैसा जो है वो पटन को मिला, क्योंकि पटन में ज़्यादा ज़रूरत थी। तो परिहासपुरा एक बहुत बड़ी स्कीम है जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कैटर होगी यहाँ की। लेकिन आप जानते हैं कि JJM ऑल ओवर इंडिया रुक गया है क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज़ 90% वो स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कुछ एरिया जो वागुरा क्रीड़ी के साथ जुड़ गया, वहाँ तिलगाम का हमने किया, रोड किया, आयुष पे हमने काम किया, डिस्पेंसरीज हमने बनाई, एजुकेशन सेक्टर पे हमने कहा। 26 काम तो हमारे रमसा के हैं जिन पे काम हो रहा है। एक ही सेक्टर से मैं मुतमईन नहीं हूँ, वो है हेल्थ।
हेल्थ पे उतना नहीं हो पाया, लेकिन कनेक्टिविटी पे हमारा नबार्ड के बूसू का रोड है, हमारा तापर का रोड है हमारा, जिसमें हमने काम किया. इसी तरह में 6-7 रोड हैं, मैं आपको अगर चाहें तो मैं आपको डिटेल्स बता भी कुल सकती मिला के हम कहेंगे एक कम्प्रहेंसिव, आप कह रहे हैं कि इस तरीके का हमने काम यहाँ पे किया. शाहीन साहब, आप एक कदावर सियासी लीडर है, आपसे सवाल थोड़ा डिफरेंट रहेगा. एक साल हुकूमत का हुआ है, हमने एलजी प्रशासन देखा, गवर्नर रूल देखा, हुकूमत देखी. क्या आपसे सवाल मेरा यही है, मकामी एमएलए की कारकर्दगी को एक साल में किस तरह से आप देखते हैं? ये बात जो है ये मुसल्लमा है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं, रियाज साहब जो असम्बली में इलेक्ट हो गए हैं, ये बड़े ढंग के साथ काम करते हैं. एक सिस्टम इन्होंने इवॉल्व किया है लोगों को चुनने का, इम्प्लीमेंट करने वालों को, और बड़ी नरमी के साथ दोस्ताना माहौल में. तो सारे काम जो है इनकी नज़र में है, और मेरी इतला में ये है कि इन्होंने प्रेफरेंसेस जो दी है बहुत बहुत अच्छी, और मॉनिटर भी करते हैं. बाकी ये इस वक्त तो सभी लोग कहते हैं कि साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, 1 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ तो हमारा बार बार कहना जो होता है, ये कहते हैं लोग कुछ नहीं हुआ. जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब भी लोग कहते थे कुछ नहीं होगा. जब यहाँ तहसील भी बना, अदालत भी बनी, ये भी हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, तो तब वो जो लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ. आज भी कहेंगे कुछ नहीं हुआ. वो कुछ नहीं हुआ मैं जो हुआ है वो इन हजरात से आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त इस सिचुएशन के साथ. आपकी बात समझ आई हमें, आप काफ़ी मुतमईन है एमएलए साहब से. रियाज साहब, आपसे यही सवाल रहेगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो मुतमईन हैं. सफीना बेग साहिबा का अपना रिपोर्ट कार्ड, जीएम शाहीन साहब कह रहे हैं कि मैं रियाज बेदार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ. और यहाँ पे जो लोग बैठे या जो हमें देख रहे हैं वो एमएलए साहब से ये पूछना चाहेंगे कि जनाब 1 साल आप हुकूमत में हैं बतौर एमएलए, हमने आप पे एतमाद किया है, ये ज़रा बताइएगा कि आपने हमें क्या दिया, हमें मतलब पटन के अवाम. पहले हम थोड़ा उससे पटन के अवाम से हटकर बात करेंगे. हमारा सबसे पहला जो मैंडेट है लोगों ने दिया, वो सबसे पहले ये था कि बीजेपी को दूर रखना है, नंबर 1. ठीक. नंबर 2 हमारा ये था कि जो हमारे साथ 370 और स्टेटहुड के बारे में हो गया, यूटी का, उसके बारे में हमने एक बाज़ाब्ता तौर, जब इलेक्टेड मेंबर्स जाएंगे वो एक रेजोल्यूशन उसके लिए करेंगे. वो हमने किया, जाते ही पहले ही दिन वो किया, और उसके बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेशन, वो लीगल डॉक्यूमेंट है. यहाँ हमारे 2 सीनियर साथी हैं जो ऑलरेडी रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, हाईएस्ट असेंबली में रहे हैं. असेंबली का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो ऑन रिकॉर्ड हमेशा के लिए होता है. ये 2 कमिटमेंट्स थी. तीसरा, हमने कोशिश की जो यहाँ का ताना बाना था एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी भी वो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से सामने उस ताने बाने को हम ठीक कर रहे हैं. पहला तो हमें इतना वो बैठने की जगह तक नहीं थी, क्योंकि जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल था, जो बीजेपी का रूल था, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन तो थी नहीं एक्सेप्ट डीडीसी. बाकी जो हमने कोशिश की उसको संभालने की, उसको स्ट्रीमलाइन की, और अभी भी हम लगे हैं उसमें. आप ये कह रहे हैं कि ये एक वो, अब दूसरा आप कह रहे हैं जो पटन स्पेसिफिक है. पटन स्पेसिफिक में हमारा जो सबसे पहला है कि देख, ये आपको पहले इसकी मैं बात समझाऊंगा. पटन की जो पॉपुलेशन है सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम होते हैं. हमारा सबसे यहाँ पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 3रे नंबर पर है. 2011 के सेंसस के हिसाब से 2,25,000, तो आज करीबन 3 लाख होगी. तो 3 लाख आबादी जो हमारी सबसे तीसरी, इसके लिए हमारा यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टाउनशिप है, एक हमारा ये पटन टाउन है. उसके बाद हमारा हेल्थ सेक्टर है, पीएचई है जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, वो है, रोड कम्युनिकेशंस है, दूसरे तीसरे मसाइल हैं, फूड एंड सप्लाईज़ है. हर चीज़ पर हमने फोकस किया. ये जो 3 लाख के करीब की आबादी है, इसमें हमारी शहरी आबादी कोई 15% है. बाकी जो आबादी हमारी है वो सारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बेस्ड है. तो हमने पहले कोशिश की कि हम हॉर्टिकल्चर अपने इसको कैसे इम्प्रूव कर सके. हमने सबसे पहले फोकस किया कि, और सरकार जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉमिस था वो ये कि हमारा हॉर्टिकल्चर स्ट्रीमलाइन हो जाए. उसके लिए हमने हॉर्टिकल्चर जोन्स जो है 2 ऑलरेडी उसके लिए प्रोसेस हो गया, ऑलमोस्ट तैयार है. हॉर्टिकल्चर सिंहपोरा के लिए और हॉर्टिकल्चर हमारा गोशबुग है, और ये
हमारा मामूसा, ताकि हमारा जो HADP है, जो सरकार की कमिटमेंट है कि हम हार्टिकल्चर इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करें, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। हमें उम्मीद है कि एक आध मार्च से पहले पहले उस पर हो जाएगा। साथ ही में हमारा मार्केटिंग का है, जो सबसे बड़ा इशू हमारे नॉर्थ कश्मीर का है कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, हमारी इकानमी है, उसकी हम मार्केटिंग कैसे, आवाम को कैसे हम फ़ायदा पहुंचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इसमें हमारा काम हो गया, इंडेंटिंग हो गई है कि एक हमारी वेजिटेबल एंड फ्रूट मंडी जो है इसके यहाँ उसका सैंक्शन हो गया। हम यूँ कहेंगे कि रियाज साहब कह रहे हैं कि एक साल के दौरान हमने वो बहुत काम कुछ किया जो लोगों पर इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। यावर साहब, आपसे सवाल ये रहेगा कि जो रियाज साहब ने अभी कहा कि एक साल में पहले हमें LG का जो रूल यहाँ पे रहा, उस निज़ाम को ठीक करने में कहीं यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया गया था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से हर्डल्स थी। सो हाउ वुड यू रिएक्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से रियाज साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 की नुमाइंदगी इन लोगों ने की है, जिस वक्त इन लोगों ने रेजोल्यूशन लाया, यहाँ कांग्रेस के भी हमारे मेंबर ऑफ असेंबली बैठे हैं, इनके हेड ने उसी वक्त बोला, उसके बाद जिस वक्त हुआ, कि ये स्टेट का रेजोल्यूशन है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद आर्टिकल 370। तो पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो ये 370 की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी गारंटी थी इनके मैनिफेस्टो में, 370 का तज़किरा इलेक्शन के बाद अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं नहीं, जिसके लिए इन्होंने लोगों से वोट मांगा। बिल्कुल। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस वक्त भी किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के सामने हो, होम मिनिस्टर के सामने हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राग पकड़ते हैं, वो स्टेटहुड का। वो कहते हैं स्टेटहुड लाओ, मेरी ताकत बढ़ेगी। हाँ, ज़रूरी है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि उमर साहब के लिए ज़रूरी है कि जो आने वाली पार्टीज या जो भी हुकूमत बनेगी ज़रूरी है, मगर 370 की बात इन्होंने अभी तक की ही नहीं। इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब ने सीधा बोल दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले बोल रही थी, आज मैं लोगों के पास जाने से डरता हूं क्योंकि उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और ये यहां सिर्फ गिनाते हैं HADP और पानी के वादे। डेवलपमेंट वॉज नॉट द इशू, पॉलिटिकल कंसेशंस फ्रॉम दिल्ली वॉज द इशू। आई एम आस्किंग देम इन द लास्ट 1 ईयर, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल कंसेशन या कौन सी ऐसी चीज इन लोगों ने दिल्ली से वापस लाई है जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में पब्लिश की थी? आर्टिकल 370 पे कोई बात नहीं, PSA पे कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज की है कि जो रूहुल्लाह को, एक सिटिंग MP को मजबूर कर देती है, वो जर्मनी में बैठा होता है और यहाँ इलेक्शन चलता है। इन लोगों ने ये पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, देखिए सवाल जवाब करो। मैं हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म से यही बोलता हूं कि चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, BJP हो, हमारी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, PDP हो, कोई भी पार्टी हो, सवाल जवाब करो लोगों से। सबसे पहले सवाल जवाब करो। उमर साहब पहले कह रहे थे कि मैं इलेक्शन नहीं उठूंगा, MP का इलेक्शन यहीं से हारा क्या नहीं हारा? उसके बाद उठ गए। एक जगह से नहीं, कितनी जगह से उठे? 2 जगह से। क्यों? कि आई कैन नॉट स्टे विदाउट पावर। किसी ने सवाल जवाब किया, उस वक्त बोला कि अगर मैं फाइल लेके नहीं जाऊंगा चपरासी की तरह LG के पास। आज कहते हैं, माने ही न्यू कि कितना पावर होगा उनकी पोजीशन में। क्या बात है। उसके बावजूद भी जिस वक्त CM बने, अब कहते हैं मैं LG के पीछे नहीं जाऊंगा। तो बुनियादी बात यह है, आपने जो भी वादे किए, आपने आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, नीचे एक होना था डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये होना था कि भाई हम देखेंगे आगे कौन सी गवर्नमेंट आएगी सेंटर में। अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलिए 370 पे बात करें, कांग्रेस को बोलिए 370 पे क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड की बात पहुंची है। राठौर साहब, जिस तरीके से यावर मीर साहब ने बड़े डिटेल्ड में तनकीद की है हुकूमत की, इवन कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस को भी टारगेट किया है। आप चूंकि पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, जब हम गवर्नेंस को देखते हैं, परफॉर्मेंस, जैसे सफीना जी ने भी कहा और रियाज साहब ने भी कहा, इसका भी थोड़ा सा आप असेसमेंट कीजिए। और जो यावर साहब ने तनकीद की है, किस तरह से आप देखते हैं? अगर जनरल आप बात कहेंगे तो मैं 1 साल की कारकर्दगी पर जिक्र करना चाहूँगा। एक पर्शियन कॉपलेट है, तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम। हमारी जिस्म पर इतने जख्म हैं, इतने 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 छलने हुए हैं कि आप किस किस जगह उसको आप मरहम लगाएंगे। यहाँ पर जिक्र हुआ कोई MLA था, कोई MP था, कोई मिनिस्टर रहा है।
انہوں نے پٹن میں 2 پول لگائی کسی جگہ یا کوئی سڑک بنائی تو پھر احسان قوم پر یہ کہ ہم نے بڑے جی کام کیے ہیں. میں یہ نہیں سمجھا 47 سے آج تک جو ابھی محترم اور مکرم شاہین صاحب نے ذکر کیا کہ کام ہوا ہے, ہوا ہوگا, ہم نے یہ نہیں کہا کام نہیں ہوا ہوگا, لیکن آج کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو اس ایکسپیکٹیشنز کے اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا. پہلی یہ کہ آپ کی جو سرکار بنی ہے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں بنی, 11 سال کے بعد الیکشنز ہوئے, اور جو لوگوں نے ووٹ دیے وہ پانی بجلی اور باقی چیزوں کے لیے نہیں دی, بلکہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ 370 کو ریسٹور کیا جائے گا, اسپیشل پوزیشن کو ریسٹور کیا جائے گا. لیکن آج تک آپ کے چیف منسٹر صاحب نے ایک بار بھی 370 یا 35A کا ذکر نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہم نے ریزولوشن لایا, آپ نے اسٹیٹ کا ریزولوشن لایا کیبنٹ میں, آپ نے اسمبلی میں نہیں لایا. کیبنٹ میں اس لیے لایا چونکہ آپ کو بی جے پی والوں نے کہا کہ اگر آپ اسمبلی میں لائیں گے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. ان کو بچانے کے لیے, ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے اسمبلی میں لایا. دوسری بات, خدا را مجھے بتائے, آپ نے کہا کہ ہم نے بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے یہ جی الیکشن لگا. کل آپ نے راجیہ سبھا کی سیٹ پلیٹ میں ان کو دے دی, اور آپ کے 3 ووٹ آپ نے ضائع کیے. آپ کے جو 30 ووٹ ضرورت ہے آپ نے 32 ڈالے, 2 ایکسٹرا ڈالے, تو وہ کس کھاتے میں ڈالے؟ تو اس لیے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیے آپ. جموں کشمیر کے لوگ پولیٹیکلی آپ اتنے اویکنڈ ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے, کون کیا کرنا چاہتا ہے. لوگوں کو بیوقوف نہ بتائیں. ایک بات بولوں, جو 1 سال کا جو مینڈیٹ ہے جس چیز کے لیے ہم نے دیا تھا, میں بار بار کہتا ہوں, اٹس اے ہیوملیشن ٹو دا پبلک مینڈیٹ, اٹس اے ہیوملیشن ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. ہیوملیشن ٹو دا پبلک مینڈیٹ. عرفان حفیظ لون صاحب, باتیں ہوئی ہے, آپ نے سنا ہے, کس طرح سے آپ ریئیکٹ کریں گے گورننس کے معاملات کو بھی جیسے آغاز میں کیا گیا, لیکن شاہین صاحب متفق ہے جو کام ہوا ہے, لیکن جو تنقید کی ہے راتھر صاحب نے اور یاور صاحب نے, کس طرح سے آپ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں اس بات پہ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا, ہم سب اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم سب کی کوشش تھی, گورننس پہ میں آؤں گا, ہم سب کی کوشش تھی کہ بی جے پی کو ہمیں سیاسی طور ہرانا ہے, اور ہم سب کی کوشش ہوگی اس ظلم, اس ذاتی, میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہماری پارٹی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن جو ظلم ذاتی بھاجپا والے بھائی کو بھائی سے لڑانا, ہمارے اسٹیٹ کو یوٹی بنانا, ہمارے ادھیکار جس طریقے سے جیل میں ڈالا اور اس کے بعد ہمارے ادھیکار چھینے, اس ظلم ذاتی کے خلاف ہم سب کو ایک جٹ ہو کے لڑنا ہے, اور ہم کمر بستہ ہے, اور ہم اس بی جے پی کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے. اب اتہاس دیکھیے, اور کانگریس پارٹی یا باقی لوگ تب اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, یہ انگریزوں کی مخبری کرتے. آپ سنیے, یہاں سے رفیق راتھر صاحب, آج یہی لوگ سرٹیفکیٹس دیتے کون دیش بھکت ہے اور کون دیش وروଧ, یہ کون ہوتے؟ یہ ایسے لوگ ہیں. میں کیا کہوں ان کی سوچ پہ. جب ایک وقت تھا اس ملک میں پولیو تھا, وتھ ڈیو ریسپیکٹ, اور جو پولیو میں مبتلا تھے آج پولیو مکت ہے, اور تب سمے میں کانگریس پارٹی نے رول نبھایا. یہ ایسے لوگ ہیں, جب کرونا آیا انہوں نے کہا دیش کو تالی اور تھالی بجاؤ, وتھ ڈیو ریسپیکٹ فار جو ہمارے وہ لوگ تھے جو اس میں مبتلا, ان کا احترام ہے. لیکن ہم سارے آج اگر ان کی تالی اور تھالی یاد رکھی ہوتی, ہم سارے کرکرے کی طرح ایسے ٹیڑھے ہوتے. ایسے یہ لوگوں کی ان کی جھوٹی رفیق راتھر صاحب نے کہا کہ یہ نیشنل کانفرنس آپ کو ایک راجیہ سبھا سیٹ نہیں دے سکا, آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی کو دور کرنا ہے. دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا محبوبہ جی نے اپریشیٹ کیا اور انکریج کیا راہل گاندھی جی کو کہ وہ لڑ رہا ہے بی جے پی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم سب کا ایک ایجنڈا ہے وہ انڈیا الائنس ہے, اور اس انڈیا الائنس میں ہم سب کا ایک ہی یہ ایم اینڈ آبجیکٹ ہے کہ بی جے پی کو سیاسی طور ہرانا ہے اور اس ملک کو نجات دلانا ہے اسی سوچ سے, ظلم ذاتی کی سوچ سے. بی جے پی کو ہرانا ہے. غلام حسن ڈار صاحب, آپ بی جے پی سے ہیں, چونکہ آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, اور اس لیے آپ سے میں یہی سوال پوچھوں گا کہ جو پٹن میں کام ہوا ہے, چاہے وہ سفینہ بیگ صاحبہ نے اپنے کام کا ذکر کیا, ایم ایل اے صاحب نے ذکر کیا ہے, یا باقی جو باتیں تنقید ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. الیکشن میں تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں, ہم بی جے پی کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے, پارلیمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا, وہ تو ہمیں یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے جو ان کا مینیفیسٹو تھا تو یہ نکلے تھے کچھ لے کے, جس سے ان لوگوں نے لوگوں کو ووٹ لیے ہیں,
वो बढ़ चढ़ के इनको लोगों ने वोट दिया है, सपोर्ट दिया है। सबसे पहले इन लोगों ने बोला कि 1 लाख नौकरी हम दे देंगे। दी कितनी? 1 नौकरी नासिर असलम वानी को, उसको भी अभी तनख्वाह नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि इन लोगों ने बोला कि 12 सिलेंडर हम दे देंगे। 12 सिलेंडर के बजाय 1 सिलेंडर भी नहीं मिला है लोगों को। तो स्मार्ट मीटर का बात बोली इन लोगों ने कि हम उठा के फेंक देंगे दरिया में। तो आज वही उमर साहब बोल रहा है कि मेरी आंटी ने लगाया है स्मार्ट मीटर, तो बाकी लोग क्यों नहीं लगाएंगे? अरे उमर साहब, आपकी आंटी वो आंटी है जिसके पास 4-5 गाड़ियां हैं, 4-5 करोड़ की गाड़ियां हैं। मेरी आंटी के पास साइकिल भी नहीं है, मेरी आंटी के पास रेड़ा भी नहीं है, तो मेरी आंटी कहाँ से लगाएगी स्मार्ट मीटर? तो लोगों को जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, तो इन लोगों को कश्मीर की आवाम ने इनको सपोर्ट किया था। इसी वजह से जो अभी भी आज बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए निकले हैं, तो बीजेपी को तो सपोर्ट तो यही कर रहे हैं। तो जो इन लोगों ने वादे किए लोगों से, जो जिस पे इन लोगों ने इलेक्शन जीता है, तो एक काम वो हमें दिखाए कि इन लोग एमएलए साहब कह रहे हैं कि मैंने एक कलील वक्त में काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या लगता है आपको? जैसे कि मेरी बहन ने यहाँ कहा है कि पटन के कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना, अभी भी वो जिन विचारों ने एक ये समझकर इनको वोट दिया, मैं इनकी बात नहीं करूँ, मैं इनसे जो पहले एमएलए थे उनसे, अगर उनको पीछे रखा पटन की आवाम ने, तो इनको सपोर्ट किया। खाली इस वजह के लिए किया कि जो हमारे माए बहनों के ऊपर जो खंबे पड़े हुए हैं, तो शायद ये लोग उतारेंगे, तो नहीं उतार पाए। सफीना जी, आप बड़ी गौर से देख रही थी सबके रिएक्शंस, किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? वो पॉलिटिकल जो बातें हुई है, किस तरह से आप सारी चीज़ों को एसेस भी करती है और रिप्लाई भी करेंगे? मैं पहले बताऊं कि आपने जो सवाल मुझसे पहले पूछा वो मेरे मैंडेट के हवाले से पूछा था। लोगों ने मुझे मैंडेट सिर्फ डेवलपमेंट के लिए दिया था और डेवलपमेंट ओरिएंटेड था, लेकिन एज ए कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के सिटीज़न होने के हैसियत से मैं ये कहूँगी कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज़ है, वो मेरी भी आवाज़ है। दूसरा, वो कहते हैं हमें अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। कश्मीर की अगर हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। मैं यहाँ खुल के बात करूँगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी मेरी बात, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। हकीकत ये है कि कश्मीरी हमेशा इस्तेमाल होते आए हैं, कभी सब्ज़ रुमाल, कभी पाकिस्तानी नमक, हर तरीके से। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि हमसे सब कुछ हर एक चीज़ चली गई है। इससे पहले भी हमसे 96 सेंचुरीज कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ लग गई थी। इससे पहले भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होता था तो चीफ मिनिस्टर बन गया। कश्मीर इस वक्त जो है सियासी तौर पे बिल्कुल नंगा है। हमारे पास अब जो कुछ बचा कुचा था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो मैंडेट इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला वो कश्मीरियों ने, कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने इसलिए दिया था कि एक तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो है उनके सियासी मसले मसाइल भी हल होने चाहिए। और सियासी मसले मसाइल से सब वाकिफ़ हैं कि कोई भी जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाले हैं, मैंने भी अक्सर बोला है कि अगर उनको स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जाता है या वो उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, तो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई मिलिटेंसी है इसलिए हम आपके साथ ये सब कर रहे हैं, इसलिए हम आपको यूटी बना रहे हैं, मिलिटेंसी है इसलिए हम आपका स्पेशल स्टेटस ले रहे हैं। तो ये एक दोगली पॉलिसी है बीजेपी की। मान लिया कि आप अगर ये कहते हैं कि आपको यहाँ के सियासतदानों से प्रॉब्लम है, आपको ये लगता है कि आप यहाँ शेयर होल्डर नहीं हुकूमत के, आप यहाँ पर स्टेक होल्डर नहीं बन सकते, हुकूमत नहीं बन सकती आपकी, लेकिन आपको अगर ये सोचते हैं कि कश्मीर हमारे सर का ताज है और कश्मीरी हमारे अपने हैं, तो फिर इनके साथ ये बाइस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं इस वक्त कहूँ कि जी उमर अब्दुल्ला साहब को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो ये हर सूरत में उमर अब्दुल्ला साहब की जिम्मेदारी है कि वो 370 और 35 से वापस लाएं और स्टेटहुड भी रेस्टोर करें। मेरी अपील यहाँ रहेगी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासी पार्टियां हैं उनसे, या तमाम जम्मू कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सिविल सोसाइटी, ये हम सब की जॉइंट प्रॉब्लम है, ये किसी एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है और ये इसीलिए हम सब की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हमें अपने ये सियासी जो है जदोजहद, जो सियासी इख्तलाफात हैं उसको बरतरफ करके एक तरफ रख के हमें कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझाने की कि ये हमारी बात है, हमारे बच्चों की बात है, हमारी आगे आने वाली नस्लों की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं अगर हमारे 35A के राइट्स जो हमें प्रॉपरली नहीं मिलते। हमारे लोगों के पास एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के हिसाब से भी एक लिमिटेड ज़मीन है, यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे। आप देखिए
लद्दाख में अगर लद्दाखी और करगिली एक साथ हो सकते हैं अपने ज्वाइंट कास्ट के लिए, तो यहाँ क्या एक दूसरे के कपड़े उतारने हैं? आप कह रहे हैं कि एक जॉइंट हमें यहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी मसाइल और यहाँ के गवर्नेंस के इश्यूज़, हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ फिरदौस साहब है। फिरदौस साहब, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे याद है इमरान अंसारी साहब एक वक्त यहाँ एमएलए हुआ करते थे, लेकिन जो एमएलए साहब ने बातें की है कि एक कलील वक्त में हमने बहुत कुछ काम किया है यहाँ पे, किस तरीके से आप देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को और क्या कुछ कहेंगे आप? मैं कश्मीरी में ही बात करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑडियंस भी कश्मीरी है, हम भी कश्मीरी है, तो सब समझ आएंगे। एमएलए साहब वनान मे सा कोर वरियस मज यीचा कम, ग्राउंडस मज जीरो तक कोर्मुत एमएलए साहबन कहें। एमएलए साहबन कम कर्मस, अम बस त्रमुत श्रीनगर पे त्रवन गवर्नमेंट बस पटन, तम सत गो 50 गरन गो रोजगार खत्म। क्या 50 गर सोमो चलान, तम श्रीनगर पकान, तमन गो रोजगार खत्म। यह एमएलए हूं सोच। तम पे वो सन कम पटनस कर्म मोल साहबन 1.5 ؤرس मज यम सात मिनिस्टर रूद। मगर एमएलए साहब वनान सत दपान एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बाकी सेक्टरन अभी कुछ नहीं हुआ भाई मेरे, अभी ग्राउंड में कुछ नहीं है। आप मुझे दिखाओ एक प्रोजेक्ट की ये डीपीआर दिखाओ। प्रोजेक्ट करने में टाइम लगता है, कम से कम डीपीआर बनना चाहिए ना। आप हमारी काम देख लो। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली पटन टाउन नहीं है भाई मेरे, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी 60 to 70 विलेजेस है। वो पटनस मज क्या कोर यम सात मौलवी इमरान अंसारी साहब एमएलए उस सिर्फ रूद 2 ؤرین मिनिस्टर रूद। पटनस मज बनो वेटनरी हॉस्पिटल, पटनस मज दुत वर्कशॉप, क्या लुकन ट्रांसफार्मर खराब गमन पे सुमल गन विथ व्हीकल। पटनस मज बनो ट्रामा हॉस्पिटल बिल्डिंग बनो। पटनस मज दुत ITI, पटनस मज दुत RBI डिवीजन। पटनस मज लग हर कह ग्रेव यार्डस कर फेंसिंग। पटनस मज लग तकरीबन 100 ट्रांसफार्मर कॉन्स्टिट्यूंसी मज। कुल मिला को वनो यह चीज कि तुम वन एमएलए साहब एक वरिश परफॉर्मेंस वन यह अपुज वन, सोरी अपुज वन, यह सोरी बोतान। हता एमएलए पटन बनोमुत अलग मैनिफेस्टो पटन खतर, ये तुम वुचित कहन पेजन पे मैनिफेस्टो। एमएलए साहब दीतन में यह जवाब मैनिफेस्टो मज कस कमा कर साहब जवाब देंगे। एमएलए साहब जवाब दें। अकबर साहब, आप अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, कित पे दियो तुम जवाब? इत पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस वन न कहें कोर यथ कन जन गोडथ जन सोन सीनियर ये बबस बजा शाहीन साहबन वोन वारिया कह गो। मे तो तुम अख चीज फिक्र, अस पटनस मज बाबा आदम सिंद वक्त पे सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल, आज सह कहें। आज गो गोस बह PC साहबस वन कि तहज सरबराही मज इंसान एक्सपेक्ट करान कि तहजिस हुकूमतस मज बढ़ कह, तो तुहज खतर खा यह न्यूख वनस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उस जन बेदार साहबन वो कत वन लड़े सारे खुद इलेक्शन गोड BJP साइडस थान। मे वन तन बेदार साहब क्या तुम रोजवा पे BJP नश लोब यम सात अमेंडमेंट बिल कर पास, तुहद चोन चीफ मिनिस्टर तम सात बागी गुललालस मज तमिस रुजुस सत पकान। धोख दही चलान कह यह गो ओतर लुख वनस पछतावान, लुख वनस पन्न अथन थोक छकान, अमन पता क्या गो। वो बनो इरफान साहबस अमन दफा 307। इरफान साहब तुम दफा 307 रोज करान कत ये पे तुम बहसीत MLA बनो, तुह करो अक लटन दफा 307 कत, तुह मशरवु, तुह लव लेटर लजू पान चुमा गो यह कर कौमस कतिस कालस दियो तुम जनाब धोख कौम को धोखा दिया। मे वन तो दोनवे MLA ये
اس میول 1.5 لچھ دت اکے لٹہ انجینئر رشید صاحبس موقع تم سات تم ام ہند حل کرنے جناب ٹرمپ کے سہ پرسو تھی قشرن لکن اور ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں بہت دونونی ایم ایل اے صاحبن بہ یہ گزارش کران اگر ونکس غریب عوام ونکس کان کٹائی وول کان برائی وول کان مزور پیش سہ بچس ونکس سوزان نیٹ کوچنگ کرنے JEE کوچنگ کرنے تھی وچو ریزرویشن پالسی کوت وس تہ کروا دنویا ایم ایل اے اکہ لٹ ونیک تہ ریزرویشن ہز کت آپ نے بات کی ہے ایم ایل اے صاحب کے پاس سب باتیں پہنچی ہے جواب دیں گے لیکن یہاں ایک سماجی کارکن ایڈوکیٹ عرفان صاحب ہے. عرفان صاحب اکثر کہا جاتا ہے سماجی کارکن گراؤنڈ زیرو کی صورتحال سے واقف ہوتے ہیں. جیسے سفینہ بیگ صاحبہ نے آغاز میں کہا کہ جو ان کے ڈومین میں تھا کام کرنے کا وہ انہوں نے اپنا اختیارات کو اس کے حساب سے کام کیا. ایم ایل اے صاحب نے کہا میں نے قلیل وقت میں بہت کام کیا ہے. کس طرح سے آپ پٹن کی جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات اگر ہم دیکھیں دیکھو ادھر بہت ساری باتیں ہوں گی 370 کو لے کے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے باقی لوگوں کی رائے شماری کو لے کے بہت سارا اس پہ ڈسکس ہو گیا. میں اگر دیکھوں ڈیولپمنٹ کی بات کروں ڈیولپمنٹ میں اگر بات دیکھیں ہم صرف پٹن کنسٹیچوئنسی کی بات کروں اس کنسٹیچوئنسی میں جتنی ڈیولپمنٹ LG دور میں ہو گئی وہ اس حکومت میں نہیں ہوئی ہے. گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھیں ابھی ایم ایل اے صاحب نے ہمیں کہا کہ یہاں کی آبادی 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ ہمارے سب ڈویژن کی آبادی ہے. 3 لاکھ آبادی والے ایریا کے اگر ہم اس ٹراما کی بات کریں جس کو صرف نام کا ٹراما رکھا گیا اس میں صرف 12 ڈاکٹرز کام کرتے ہیں ایٹ اے گراؤنڈ لیول اور 12 ڈاکٹرز باقی CIC سینٹر سے آئے ہوئے ہیں ادھر. ایک چیز. دوسری چیز ریسپیکٹڈ میڈم نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے PMGSY کے تحت ادھر بہت سارا کام کیا ہے لیکن جو PMGSY ہے وہ سینٹرل سپورٹڈ اسکیم ہے. وہ اگر دیکھیں ہم وہ ایک اسٹیٹ کی اسپانسرڈ اسکیم نہیں ہے یعنی حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. اگر دیکھیں ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. یہ 3 چیزوں کو ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. ایک بولتے ہیں پانی کو, ایک بولتے ہیں بجلی کو اور ایک بولتے ہیں روڈ کو. یہ تو بیسک نیڈس ہے. اگر دیکھیں ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں مجھے بتائیے ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا ہے, ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا ہے. ان کو بتائیے کہ جتنے ادھر اگر دیکھیں ہم جو پاپولیشن ہے 11.3% کچھ ہے ہماری اربن کی اور جو ریسٹ آف دا پاپولیشن ہے وہ ہے ہمارے رورل ایریاز کی. یعنی اگر دیکھیں میکسیمم آف دا لوگ جو ہے وہ رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. مجھے بتائیے رورل ایریاز میں انہوں نے ایک ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کہاں کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹل ایک لائبریری اسٹیبلش کی ہے. ٹھیک ہے, یہی کہتے ہیں کہ ریاض صاحب کی پرفارمنس سے ہم مطمئن نہیں ہے. ریاض صاحب بہت تنقید کی گئی ہے گورننس کو لے کے, پولیٹیکل ایشوز کو لے کے. کس طریقے سے آپ ان ساری سوالات کا ریئیکٹ کریں گے, ان ریئیکشنز کا؟ دیکھیے وہ کرتے رہیں گے, ان کا سٹائل ہے, ان کا پولیٹکس یہی ہے, ان کی اس میں اپنی سیاست ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے جو آپ نے ابھی اس کی بات کی ریزولوشنز کی وغیرہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اب ڈیولپمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. اب کسی صاحب نے یہاں کہا کہ کیا ہوا ہے. اب ایک DPR بنانے میں اس کو اپروو کرنے میں یہ بیسک بات وہی ہوتی ہے. وہ آلریڈی سارے سٹیج ہمارے ہوئے ہیں. میں ان کی اس پر زیادہ نہیں بات کروں گا. اب انہوں نے جو کہا ہاسپٹل ہیلتھ کیئر, ایک تو میں نے ہارٹیکلچر کے بارے میں کہا, رائٹلی میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ 85% پاپولیشن ہارٹیکلچر سے وابستہ ہے. ہم سب کنسرنڈ ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1 سال بھی اس سے بھی کم ہو گیا جب سے ہم نے یہ شروع کر دیا. دوسرا ہمارا ہیلتھ کیئر ہے. رائٹلی سیڈ کہ ہیلتھ کیئر کو بورڈ بھی چڑھایا تھا سب ڈویژن ہاسپٹل, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیکن ہے وہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر. اب کی بار جو ہم نے پروجیکٹ کیا کہ اپ گریڈیشن کی بات ہوگی وہ کوئی نقلی نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوگا. لیکن اس سال سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انفراسٹرکچر جو ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا اس کو ہم درست کریں گے پوری J&K میں. یہ فارملی آنریبل منسٹر جو ہیلتھ کے ہیں انہوں نے کہا, چیف منسٹر نے, ہمارا یہ سٹینڈ ہے, اسٹیٹڈ یہ بات ہے. اب ہمارا جو ٹراما یہ ہاسپٹل ہے, میں 1-2 باتیں آپ کو کہوں کہ 1 یا 2 دن میں ہمارا یہ جو ڈائلسس لیب CHC میں ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا ہے, پہنچ بھی گیا ہے, کام بھی چالو کرے گا. ہمارے ہاں ایک لیب نہیں تھی جو بڑا امپورٹنٹ ہے ایک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اچھے ہاسپٹل کے لیے, وہ ہو رہا ہے, وہ بن رہی ہے. ہمارا سنگھ پورہ میں ایک ہیلتھ کیئر یونٹ ہے, اس کا ایک پراپر پروپوزل ہے, ایک بن رہا ہے, کام چل رہا ہے. یہ DPR CPR سے نکل آئے ہیں, وہاں کام چل رہا ہے. وہاں ویمن چائلڈ مدر چائلڈ یونٹ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد وہاں بھی ایک لیب ہو گئی. ہم نے ایک اوور آل سروے کروائی ہے. جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے, وہ فیکٹ ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے ہر جگہ ہے. لیکن ہمارے ہاں پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹروں کی کمی اوور آل وہ بھی ہمارا لیگیسی میں آیا
क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। उसके लिए एक प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टरों का उसमें एक सिलसिला हो रहा है, वो ओवरनाइट नहीं होता है, एक प्रोसेस में जा रहा है। जो गवर्नेंस में रहे हैं लोग उनको मालूम है, या जो सरकारी इदारों में रहे उनको पता है कि कैसे काम करते हैं। तीसरा जो है हेल्थ केयर का, हमारे अनफिनिश्ड हॉस्पिटल्स थे, अभी भी है। खनपेट हमारी एक जगह है, अभी भी उस अस्पताल को बनने नहीं देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हो गया है। हमारा यहाँ शिरपुरा में था, हमारा पाकीपुरा में था, वो सारे ऑन प्रायोरिटी बेसिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है, हमने उस पर स्ट्रेस हो गया और उसमें वो हो गया। ये हेल्थ केयर के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा इसमें आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हेल्थ सेक्टर पर हमारा काफ़ी ये बेसिक है। यहाँ तक बाकी इस तरह हमारे और भी है, ये फॉर एग्जाम्पल बाकी सेक्टर्स है। मैं आपको कहूँगा जब से ये JGM हो गया, JGM पटन टाउन जो है, इसकी सबसे पहली जो ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबल वाटर स्कीम है पूरे रूरल कश्मीर में, वो पटन की थी। JGM 2019 से, ये कोई पहले सरकार की बात नहीं है, 2019 के बाद आ गई। तो उसमें यहाँ इतनी मुश्किलात आ रही है कि एक बाज़ाब्ता पैसे है, टेंडरिंग हो गई है, लेकिन टेंडरिंग होके भी कोई नहीं काम करता था। 3-4 बार उसको इतना काम करना, उस पर काम किया हमने, और फाइनली उसका हो गया। और अमृत स्कीम जो टाउन के लिए देखेगी सनलाइट, वो आएगा, अब चल रहा है, उस पर टेंडरिंग हो गई, किसी को हो गया है टेंडर शुरू। ऐसे करके जो JGM जो हमारा मोहतरमा मैडम साहिबा ने कहा कि JGM में हमारी प्रयासपुरा स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है। अब दूसरी तीसरी स्कीमें हैं, आदि तो लगभग नियर कंप्लीशन है, और वो सारा डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग है। लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो थोड़ा फंडिंग कम रह जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ खुदगर्ज लोग ऐसे करते थे कि उस एरिया को पानी दे दो, इस एरिया को मत दे दो, वो मेरा नाम लेता है उसका। लेकिन अब की बार जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो जितना भी काम हो गया, जिसको पानी नहीं है उसको रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि वो किस कौम से है, किस तबके से है, उसको पानी मिलेगा। ये सब अभी देख रहे थे हम, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले जो आपका मैनिफेस्टो हाथ में ले रहे थे, आई डोंट माइंड, वो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, वो सही बात है, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब आपका रहा तीसरा सवाल, तीसरा जो आप हेल्थ केयर के बाद एजुकेशन, जो हमारे इसमें हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज सरकारी सेक्टर में एक है, वो है डिग्री कॉलेज पटन। जहाँ हम खड़े हैं ये भी ये प्राइवेट है, और भी कॉलेजेस है टेक्निकल कॉलेज, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में है। एक और कॉलेज यहाँ बना था सिंहपुरा में, वो एक मॉडल कॉलेज के तौर पर बना था, लेकिन उसमें बिल्डिंग बन गई, काम नहीं हो रहा था, बिल्डिंग भी इनकम्प्लीट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रॉपर अभी वो ये है नहीं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका जो उस पर जो होमवर्क हो रहा है, स्पेड वर्क हो रहा है, वो नॉर्थ कश्मीर का बेस्ट एक कॉलेज आने वाले दिनों में होगा। और उसमें लैंड भी काफ़ी है, जहाँ जहाँ कहीं उसकी एनक्रोचमेंट हो गई है हम वो भी क्लियर करवाएंगे, और उसके लिए एक अच्छा खासा प्रोग्राम है जो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जहाँ तक हमारा स्कूल्स और कॉलेजेस का है, काफ़ी हमारे मिरगोंड में स्कूल बिल्डिंग इनॉग्रेट हो गई, हमारा सुल्तानपुरा में हो गई, हमारा शेराबाद में स्कूल बन रहे हैं, हमारे काफ़ी स्कूल जो है प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, एंड विल डू इट। अब इसमें सही बात है, यहाँ सबको पता है कि यह आसान बात नहीं है कि एक पेपर एक जगह से दूसरी इतना कुछ हो। ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा जो टाउनशिप की बात है, टाउनशिप पटन टाउन की, इसके लिए बाज़ाब्ता एक प्लान बन रहा है। कुछ 6 टाउन्स जो है जम्मू कश्मीर में मास्टर प्लान के तहत आ रहे हैं, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट, अभी आजकल ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी फंडिंग है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स काम पर है। जिसमें हमारी एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, ट्रैफिक का जो स्लो मूवमेंट है, उसके लिए बाईपास जो बन गया, बट जब भी बन गया बाईपास बन जाएगा, अब फंक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह ये बाय द एंड ऑफ मे बी 2026 इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। तो उसके बाद हम इस पटन टाउन को आज देख लिए, खुद देख लीजिए, इसकी हालत इम्प्रूव हो रही है। हमारा ड्रिंकिंग वाटर का मसला है जो बाकी जगहों पर है, हमने ये कोशिश की कि वो दूसरे वसाइल से हम उसको ठीक करें। एग्रीकल्चर सोसाइटी हमारी है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये पूरे एरिया को शिरपोरा से लेकर मामूसा से लेकर शिरपोरा, जंगम और पूरा बुरन, ये सारा एरिया एक इरिगेशन कनाल से जाए, विच इज़ टोटली शैम्बल्स में थी। अब देखिए उसका प्रोजेक्ट बन गया। आप ये कुल मिला के कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं, तो बहुत कुछ काम आप कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी होगा, लेकिन जो सवालात यहाँ पे खड़े हुए, चाहे यावर साहब ने, चाहे रफ़ीक राथर साहब ने या दीगर मेहमानों ने किए, कि लोगों ने वोट आपको पॉलिटिकल एजेंडे के लिए दिया। इनको भी मैं एक सवाल पूछता हूँ,
सवाल है। चल ठीक है, मुझे ये जरा बताइए स्टेटहुड और 370 पर इनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड क्लियर है। यावर साहब जवाब दीजिएगा, जो इन्होंने आपसे सवाल पूछा है, क्या कहेंगे? जिस हिसाब से ये लोग इस वक्त बात कर रहे हैं ना, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या ये हो, ऐसी कोई चीज़ यहाँ विजिबल नहीं है जिस तरीके से ये बोल रहे हैं। रही बात स्टेटहुड की, रही बात 370 की, प्रॉब्लम ये है इक़्तिदार में ये लोग हैं, जवाब इनको देना है अपने वादों का, ना कि हमसे मांगना है। इन लोगों ने वोट लिया है 370 पे। हाँ, मैं कोई सौदा करता हूं कि मैं आपको कोई एक चीज़ 10 रुपए की बेचूंगा, जिस वक्त मुझे 10 रुपए मिलता है मैं उस वक्त कहता हूं कि मैं नहीं दूंगा, आप तीसरे से मांगिए। दे आर पासिंग द बक, दे आर आंसरेबल, वी आर नॉट आंसरेबल। इनको बोलिए जवाब दीजिए, इनको बोलिए रूहुल्लाह नाराज क्यों है, इनसे पूछिए अगर डेवलपमेंट इस मयार की हो रही है जिस तरीके से ये बोल रहे हैं तो लोग पीछे क्यों निकल रहे हैं। यहां इस वक्त हमारे कांग्रेस के एमएलए साहब ने बोला कि कांग्रेस का काम है बीजेपी रोको, ये बीजेपी इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन कश्मीर। वो कहां से स्टेक होल्डर है, ये वैसे ही रुके हुए हैं, मगर पिछले 10 साल से ये लेके बैठे हैं। भाई यहां बीजेपी का है ही नहीं कोई, कौन है यहां बीजेपी का, बताइए क्या लिया इनकी वोटिंग परफॉर्मेंस, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस जीरो रही। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इनका एज ऑन डेट व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ कांग्रेस ऑन आर्टिकल 370? दैट इज व्हाट आई वांट। लिसन टू मी। आपने हाल ही में देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंटेरियंस गए बाहर, इंडोनेशिया में क्या कहा सलमान खुर्शीद साहब ने कि 370 वाज बेसिकली अ रोड ब्लॉक। दिस इज व्हाट कांग्रेस पीपल सेड, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी एंड द एनसी पीपल आर आस्किंग अस कि हमारा क्या, हमारा देखिए चाहे पीसी हो, एआईपी हो, हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमें लोगों ने कम सीट दिए, 0 सीट दिए, रिजेक्ट किया। इक़्तिदार में कौन है, जवाब कौन देगा? ये क्या कहते हैं, आप इनसे पूछिए। एनसी को जवाब देना पड़ेगा। इरफान साहब जरा आप पहले जवाब दीजिए यावर साहब का कि 370 की जब बात आती है तो आप खामोश क्यों हो जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए, यावर साहब ने जो सवाल पूछे कि यहाँ जी बीजेपी नहीं है, हम एक महदूद, हमने कहा कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं यहाँ सब आवाम से पूछना चाहता हूँ, ये सारे कहते हैं कोई फर्क नहीं है, इनको नहीं लग रहा फर्क। मैं इन सबको कहता हूँ हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैं इनको कहता हूँ जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए, क्या इससे पहले आप इतना डरते थे? हर चीज पे आप देखिए सख्ती, जुल्म, जाति, बिल्डोजर, भाई को भाई से लड़ाना। आप दिल्ली जाते थे, इससे पहले हमारे बहुत मेवा सनत से वाबस्ता है, पुष्पमन आज क्या बासा। तो मैं उस पस मंजर में कहता हूं एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उन लोगों के साथ लड़ाई लड़नी है जो नथुराम गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या की, उसको ये लोग कहते हैं कि उसकी पूजा करो, इनकी ये साध्वी सांसद है। और जहां तक मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे पूरे मुल्क में बीजेपी को फायदा मिले, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का एक बिल्कुल एक वाजिया स्टैंड है और सब लोग इस पे सहमत है, ये हाथ कभी बीजेपी के साथ मिल नहीं सकता। बाकी जितने यहां पर है, हम कोई उस पे गारंटी नहीं दे सकते हैं, माजी में भी रहे, मुस्तकबिल में भी हो सकता है, लेकिन ये हाथ कभी बीजेपी। मैं आप सुनिए मेरी बात, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। और यहां के आवाम को मैं कहना चाहता हूं, जहां तक यहां के तशख्खुस, यहां की टोपी, यहां के हमारे नौकरी, यहां इस जमीन का ताल्लुक है, हमारे स्टेट का ताल्लुक है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उसके लिए फेडरलिज्म में, हिंदुस्तान के आईन में जो गुंजाइश है, जो हमारे पास था आईन फेडरलिज्म के दायरे में, उससे भी अच्छा और अधिक लेंगे इंशाल्लाह, वो लेके रहेंगे हम। रवि करातर साहब, जो सवाल पूछा था इन्होंने, रियाज साहब ने, उसका जरा आप भी जवाब दीजिए। मेरे लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे सियासतदान हैं, अपने अंदाज से बात करेंगे और सियासतदानों की बातें कभी ना ख़त्म होती हैं और ना कभी ख़त्म होंगी, लेकिन 3 चीज़ें जो इस वक्त कश्मीरी कौम को खाई जा रही हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। नंबर 1 ये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 1 लाख नौकरियाँ 1 साल में दे देंगे। एक साल हो गया, आज तक मुझे बताइए कितनी नौकरियाँ दी। आप कहते हैं 5 साल के लिए मैंडेट है, बिल्कुल 5 साल के लिए। 5 साल के बाद अगर आप मुझे 5 लाख नौकरियाँ दे देंगे, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। नंबर 1 ये।
नंबर 2 ये कि हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनकी बात तक भी नहीं करता। आपने वोट उनके लिए ले लिया, आपने वोट इसलिए ले लिया कि हमारे नौजवान बंद हैं, बुजुर्ग बंद हैं। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी डेथ जेलों में हुई, किसी ने बात तक नहीं की, असेंबली में भी बात तक नहीं की। और इसके बाद भी अगर सरकार कहे कि हम जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स ए शेमफुल। और मैं इसे शर्मनाक समझता हूं कि आपने कल वोट ले लिया और लोगों को धोखा देकर वोट ले लिया, और आज आप बात भी नहीं करते। आप मुझे बताइए कितने घरों का आपके पास डेटा क्या है, आप कितने घरों के पास गए? इट्स नॉट समथिंग पर्सनल टू रियाज साहब, ही इज रेस्पेक्टेबल मैन और मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, नॉट पार्टी, कोलिशन भी है उसमें। आप मुझे बताइए, आपका एक एमएलए अरेस्ट हुआ, जिस दिन असेंबली लगी उस दिन आपने पोस्टर उठाकर बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया। आपको स्पेशल सेक्शन बुलाना था, आपको लाल चौक में बैठना था, आप असेंबली के बाहर बैठते और कहते कि इस असेंबली मेंबर को आपने क्यों जेल किया? यह क्या तमाशा हो गया? फिर जब असेंबली लगी फिर आपने पोस्टर उठाए, तो ये नहीं चलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी, जो तलवार की तरह हमारे बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, वो रिजर्वेशन है। 70% कश्मीरी लोग और 30% रिजर्वेशन, 30% रिजर्व लोग, 70% उनको रिजर्वेशन। इससे बढ़कर अलमनाक मजाक हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस तरह के कामों में मुलवस हो रहे हैं जिस पर हर सोसाइटी के हर फर्द को सोचना चाहिए। तो मेरी ये 3 चीजें हैं जिस पर मैं कहना चाहूंगा, उधर से इधर तक। खुदा के लिए 70 साल से जो सियासत हमने की, उसका खमियाजा यह है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आज के बाद भी हम लोगों ने सियासत करनी शुरू की, मैं सेकंड करता हूं जो कुछ मैडम ने कहा, सियासत को छोड़े। और ऑडियंस में सवाल है, ऑडियंस में सवाल है जी। नाव वनियो पनुन तो क्या सवाल तो कमिस सवाल? बहुत इश्तियाक कादरी हज, बहुत सियासी लीडर कह, बहुत पटनुक अख जिम्मेदार शहरी ट्रेडर्स वाबस्त। मे गुजारिश गोडनेथै वुच बड़न बड़ जन सियासतदान कमिस सवाल बड़ कथ। सपोज बह वन तुह कि जन ये वन 370 स्टेटहुड वगैरह, अमिच देन गोडनेथ पीसी यथ मज जन सजाद लुन साहब गोडनुक तथ मज तिहुंद मिनिस्टर खात बीजेपी युक। सवाल क्या सवाल मे यह चीज कि पीसीएस अस रोज पटनस मज एमएलए रूद 96 पे रूद अकुई खानदान एमएलए पटनस मज। आज तान वो तुम पटनस मज अगर जन हय हॉस्पिटल कत कंस बच्चस पृछो तुम कि अत SDH बोर्ड लगित, यह बोलुक डिग्रेड कोरुक, यह बनोक CIC, यह ट्रामा ये कोरुक ऐलान ट्रामा कह चीज इथे पे वो तुम वाटर स्कीम टाउनस मज वाटर सप्लाई स्कीम यन वरियन कह। वन इथे पे वो तुम जन रोड सोन तुम वो हाईवे सोन, तुम वो मुश्किलात वनकस वनकस प्रेजेंट MLA मिस्टर जावेद रियाज बेदर साहब, तिहद सड़ा शुक्र गुजार कि तिमो कोर कुन जाय स्टार्ट करो। जनाब तुम वनियो नाव तो कस सवाल, ये सन वारिया मेहमान किन क्या सवाल किन से? मेरा सवाल है मुदस्सिर साहब से, जो कि PC का शायद कारकुन है। इसने बोला यहाँ हमने पाटन में डेवलपमेंट की है, इसने बोला रिसीविंग स्टेशन हमने पलाहला में दिया है। मैं इसको बोल रहा हूँ, आपने बोला हमने फेंसिंग की ग्रेवयार्ड की, मैं इसको बोलूँगा खाली पलाहला की, पाटन की बात छोड़ो। पलाहला में एक ईदगाह है, ईदगाह आप अगर इस टाइम भी देखोगे ना उसकी हालत क्या है, अल्लाह की कसम वहाँ रोना आएगा। वहाँ पे सब नमाज पढ़ रहे हैं। उसी खता आप PC को नहीं, इसने खुशी बोला हमने ग्रेवयार्ड्स की फेंसिंग की, ईदगाहों की फेंसिंग की। मैं इसको बोल रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। वनियो सवाल का मेहमान वारिया यावर साहब से एक सवाल है, क्योंकि इसने बोला आज 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या स्टैंड है। ये डिबेट ही नहीं होता है। आज अगर 2014 में इन्होंने साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलाने की वजह से BJP को यहाँ लाया है। ठीक है, आपका सवाल पहुंचा है जनाब। तो कमिस सवाल मेहमान से रियाज साहब सवाल। हाँ, सलीम फारूक, अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि रियाज साहब आप पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ जो है डाला गया है। हमारे साबिका हुक्मरानों ने, पटन की ही बात करूँगा क्योंकि हम भी पटन के ही वासी हैं। पटन टाउन एज सच इसमें कोई तरक्की नहीं हुई है आज तक। यहाँ पर 92% पॉपुलेशन के लिए एक हॉस्पिटल था, महाराजा के ज़माने में एस्टेब्लिश हो गया था। क्योंकि आजकल की जो हायर सेकेंडरी है, मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल, जब आप भी पढ़ते थे वहाँ पर, शाहिन साहब ने भी पढ़ा है वहाँ पे, उसी नाम से जानी जाती थी। उससे पहले वहाँ पर एक डाक बंगलो हुआ करता था। डाक बंगलो में हमारे जो महाराजा वहाँ पर आते थे, उनके देख रेख के लिए, उनकी सेहत की निगहदाश्त के लिए वहाँ पर एक शफा खाना बनाया गया था। दैट वाज अ हेरिटेज विद पटन। तो उसको आपने
रात के अंधेरे में उठा दिया, तो ट्रामा में आपने उसको शिफ्ट किया। काजीगुंड में आपका ट्रामा हॉस्पिटल अलग है, इमरजेंसी हॉस्पिटल के नाम से। कंगन में आपका हॉस्पिटल अलग है, पटन में नहीं है। हाँ, पटन में नहीं है। एक सजेशन है मेरी, नॉर्मल हॉस्पिटल अलग है। जो 92% पॉपुलेशन है पटन की, उसके लिए फर्स्ट एड के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब मैं रियाज साहब से ये कहना चाहता हूँ, इसको वार फिटिंग बेसिस पे यहाँ के जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना। आपका सवाल पहुंचा है, आपका सवाल पहुंचा है। कुछ ऑडियंस में कुछ और सवाल है रियाज साहब से कुछ। जी आप सवाल बताएं, पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम उमर फारूक है, मियाँ उमर फारूक। मैं यहाँ पटन का एक बाशिंदा हूँ। मेरा सवाल है, जो पीसी से अभी भाई साहब फिरदौस साहब शायद इन्होंने कुछ डेवलपमेंटल्स बात की है। सबसे पहले हम फेस की बात करते हैं। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, राइट। सवाल ये कि बुश वनकस 40 वोहर नफर, ठीक है। 40 वरियन मज जो भी यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क्स हुई है, इट वाज अब्दुल रशीद शाहीन व्हेन ही वाज द एमपी। यम साथ यद उस वक्त हमारे पास हायर सेकेंडरी बनी है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ चीज़ है, तहसील वगैरह सब कुछ। अम पतन वन अस ट्रांसफार्म वगैरह हुई, दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ पीपल। ट्रांसफार्म दिन, पावर गस यह बेसिक, आब यह बेसिक, ठीक है ना। अकिस MLA ये दिख कहें तेल कमुक MLA वो ये सात डेवलपमेंटल कत करो, उमो क्या कोर पटन बुथ खतर। अगर जन पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी नमत गाम, नमतो ग्रामों मज मेन वनकस योर प्रोग्राम करने खतर यो तुम कत पटनस मज, तुम गो दोमिस कुन गामस मज। तुम वन तो मे ये खतर क्या करो क्या करो। ब्याक सवाल जनाब, कस सवाल मेहमानों मज। अस्सलाम सर जनाब, बहुत PC को रिप्रेजेंट कर ये। मोन सवाल MLA बेदार सबस, चूँकि यह NC पार्टी हूँ MLA सब, चूँकि 2009 मज चीफ मिनिस्टर सब उमर अब्दुल्ला सब इज पार्टी। तम सात सुपर मॉडल विलेज तम सात तम चीफ मिनिस्टर सबन ऐलान तक कोर्मुत तम सात। चूँकि 5 वरियन रोज हुकूमत इज ये दपान MLA सब थमुत लत पे MLA सब इफ्तिखार हुसैन अंसारी सब। लेकिन ये सात 2014 इलेक्शन वोत, इलेक्शनस दौरान निवान नहीं ये निवान जनाब अ इलेक्शन लड़न, तत वोत सवाल त्रो मे तम सात मोहम्मद अकबर लोन सबस। मे दमस अगर चीफ मिनिस्टर हुकूमत इज, अगर चीफ मिनिस्टर कह ऐलान करान कुन त गामस मज, अगर तत अपोजिशन MLA सब क्या सह हे लत थत पे दोपन सह गो MLA जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऐलान करेगा। मे सारे पार्टी मतलब शाहीन साहब MP पलालन गाठ रोजान, सान माज बन कॉल मज तरान, बिल्कुल चिल्ले गलास में यीत आब तरान। शाहीन साहब आ एक दो दिस गोपालन रोड, तथ दित MLA फंडस। पे वन शाहीन साहब जनाब अस दितो तुम फुटपाथ कदल, तो अमे हेक रोपये लच तम लच 1.5 लाख रवा। शाहीन साहब सूद पे MLA कमाल मुस्तफा साहब, मतलब कदल बना ना कह। पे साहब मौलवी साहब आव इकदारस मज, अस बना कदल, तथ बना 1.5 करोड़ रुपये बना तम सात, सह दित तम कदल। वाटर सप्लाई दिन तथ लग 2 करोड़ रुपये। वनकस मसला एग्रीकल्चर सह बह वनकस बेदार साहबस कर क्वेश्चन। 29 किलो रक्सन फार्मस लैंड, 29 किलो तथ मे अबियान ते बना सलम के गवर्नमेंट 29 किलो तथ सह असम्बली तम साहब कर्म 1977 मज पास। मगर लेकिन आज वन गवर्नमेंट तुम दिसा क्विंटल, ये कि जन वनकस तूत दान बनान। आपके सवालात हो गए, अब MLA साहब जवाब देंगे। बहुत सारे सवाल ये जवाब देंगे। पहले ये सुनना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारी ज़मीन जो है मेरे राइट हैंड साइड के नीचे, वो वहाँ से त्रिकोलबल गुंड इब्राहिम से शुरू होती है और घाट गोपालन वगैरह तक जाती है। वो सरकारी ज़मीन है, सारी रक्स एंड फार्म्स की ज़मीन है। रक्स एंड फार्म्स में वहाँ टेनेंट्स है सारे लोग, वो अपना काश्तकारी करते रहे आए हैं। 3 साल पहले सरप्राइजली एक वन फाइन मॉर्निंग यहाँ पटवारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आ गए और 785 कुछ कनाल्स एकदम से सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने किसी मिनिस्ट्री के लिए ले लिया। उस वक्त भी हमने उस पर बात की कि ठीक है सरकारी ज़मीन है, सरकार को हक इस पर बनता है, जो करे सो करे, मगर जो इतने सारे लोग वहाँ टेनेंट्स हैं, इनका क्या सोचा आपने? सरकारों का काम होता है रोज़गार देना, रोज़गार लेना नहीं। तो कंपनसेशन दीजिए, कुछ दीजिए। वो हमने एक तो कहा है। दूसरा, अभी रक्स एंड फॉर्म्स पर एक यहाँ कानून बना था कि जो टेनेंट्स थे वो 1/4 ऑफ द क्रॉप जो था वो इनका एग्रीमेंट थी। वो 1/4 ओत्र पे कह नफर द्रामत
सरकार तिमो ओस कोर्मुत सही यमन नसा तो नियो वहां 1 क्विंटल अस तिमन कोर अस द्रोक सु गो खत्म तत पे कर जबरदस्त यह खुरत डायरेक्टर साहब गश्न दिन बह वनान ये ऐलान करान ये पे कहें गश्न तमिस वो ऑलरेडी आए तमिस इंस्ट्रक्शन क्विंटल कोई कानून नहीं है। आपको याद होगा यमन पता तथ पे कचा सानो बुजुर्गो लड़ाई कर्म तथ रक्स एंड फार्मर्स आज कपर वन बह तिमन क्विंटल दियो कत खातस में वो एक साजिश करते हैं ये लोग घरों में बैठ के बातें करते हैं उसमें कोई मत दीजिए उनको। दूसरी बात नहीं चुप 1 मिनट वो जो जमीन ले ली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मुझे बताइए किसने स्टैंड लिया उस पर। उमर साहब ने सिर्फ स्टैंड लिया बाज़ाब्ता पब्लिकली कहा मैंने असेंबली में कहा कि इन लोगों का राइट बनता है कंपनसेशन के लिए। अब कैसे वो डायरेक्टर साहब और कौन लोग हैं ये जो एफआईआर डालती मैं इसकी तरदीद करता हूं और अगर कोई यहाँ है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो ये अब डायरेक्टर के वो मैंने सुना मैंने डायरेक्टर को भी बोला और मिनिस्टर को भी बोला उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा रूटीन में आ रहा है वैसा करो और जो कंपनसेशन जिन लोगों से जमीन ली गई है उनको सरकार को चाहिए कि कंपनसेशन दे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है शाहीन साहब बहुत सियासी बातें यहाँ पे हुई है 370 को लेके 35A को लेके स्पेशल स्टेट्स हमारी स्टेट उजड़ गई बाकी चीज़ें हुई आप आखिर पर अपने तासुरात ये जो ये आज का इज्तिमा यहाँ हुआ इसमें मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि सब लोग जो हैं जो वार फील्ड में एक लिहाज से हमारी पॉलिटिक्स जो है ये मैदानी जंग बनी हुई मैदानी जंग में ऐसा है कि आपका राइवल जो है उसके कपड़े उतार दो और उसको नंगा कर दो। कोई एक पार्टी मुझे बताए जो इस तरीके पे काम करे कि जमहूरियत की इज्जत बाकी रहे और वो एहतियात से बात करे। जो पार्टी बनती है ये अपनी पार्टी है दूसरी पार्टी उनकी अपनी पार्टी वो उन पर गाली देते हैं ये इनको ये तो जमहूरी निज़ाम के लिए एक तबाहकुन सूरत है। हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और पूरे मुल्क में भी इसका खतरा है क्योंकि खतरा इसलिए है कि अब वोट हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता ख़रीदा जाता है 10,000 रुपये दे देंगे ये औरत जो है ये वहाँ वोट डालेगी। कश्मीर में ये करेंगे आपको ये फैसिलिटी देंगे आप अपने सियासी शऊर जो आपका है उससे बेच दीजिए। अगर हम ज़मीन पे चले जाएं भाई तो हम सब लोग जो हैं किसी न किसी गलती में आकर उन लोगों के साथ मिले हैं जिन्होंने कश्मीर के वकार को इज्जत को धक्का पहुंचा दिया। अब 370 है और वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है उसके लिए जम्मू और शायद लद्दाख में भी बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई उन्होंने मिठाइयाँ बांटी क्योंकि हम आज़ाद हो गए। 370 हमारे लिए कोई गले में उनके कोई फांसी थी नहीं मगर ये सब कुछ करने के बाद जो बरसर इक़्तिदार पार्टी दिल्ली में है वो दिल्ली में गाँव जाकर कहते हैं हमने 370 ख़त्म किया। भाई 370 ख़त्म किया तो क्या हुआ उससे 370 था तो तब हम नहीं थे इस सरजमीन पे नहीं थे हम इस मुल्क में। लेकिन एक और बीमारी जो हमारे बदन में डाल दी है वो ये कि जिन लोगों को बदनीयती है कश्मीरियों के बारे में कश्मीरी मुसलमानों के बारे में ख़ास तौर पर जो उन्होंने तबाहकुन फैसले कर दिए दिल्ली से उसका जवाब हमें देना पड़ा। उसमें उसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदकिस्मती से इसलिए जिक्र मुझे करनी पड़ती है कि मैं पैदावार हूँ उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आपकी बात हजरत पहुंची है जी जी उन सारी बातों का जवाब हमें देना पड़ता है। चेंजेस हो गई दगा हुई कश्मीरी के साथ उस दगा के दौरान जो लोग बरसर इक़्तिदार आए उनकी फैसिलिटीज़ हासिल की उन्होंने भी अपने तरीके से कुछ न कुछ सुराखें कर दी हमारी हैसियत हमारी जो पोजीशन है यहाँ की उसकी। और जो महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट रूल बनाया था मैं आज भी ये कहता हूँ 370 की मेरे सामने अहमियत अब कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसको कांग्रेस ने तोड़ के निकाल दिया था। लेकिन स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है जो महाराजा ने बनाया था उसको कायम करना कश्मीर के लिए एक आब हयात की तरह है और हमेशा होना नहीं तो हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस
होने की जो साजिशें हो रही है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। डेमोग्राफिक चेंज की बात उन्होंने की। सफीना जी, प्रोग्राम के आखिर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारी बातें हुई है और आपने एक अच्छी बात का जिक्र किया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने हकूक़ की लड़ाई लड़े, तो क्या कहेंगे आप? मोहतरम शाहीन साहब नहायत सीनियर पॉलिटिशियन है, इनके सामने हम क्या बात करें। लेकिन जो इन्होंने बात की वो 100 बात की एक बात है कि जो एप्रीहेंशंस ये एंटी बीजेपी इतना क्यों है, बिलखुसूस मुसलमान। मैंने पिछली बार भी ये कहा कि जो पॉलिसीज़ बीजेपी की रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हवाले से हो या इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से हो, उसकी वजह से मुसलमानों में एप्रीहेंशंस हैं बीजेपी को लेके, और कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कश्मीर में ख़तरा है डेमोग्राफिक चेंजेस का। ये एक बहुत बड़ा काज है। अभी मैंने सबको सुना, हम लोग कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूजन ये है कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं। हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम दोनों चीज़ें चाहते हैं। आप जब किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो, आप उससे दो चीज़ें चाहते हैं बिलखुसूस कश्मीर में। एक ये कि हमारी सियासी नुमाइंदगी करे, दूसरा ये कि डेवलपमेंट करे। और डेवलपमेंट, अब मैं एक सिस्टम का हिस्सा रही हूँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी। अभी इन्होंने एजुकेशन का सवाल उठाया तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी। 8 किंडरगार्टन बनाए हैं, 36 हमने काम किए हैं यूटी सेक्टर में एजुकेशन पे। लाइब्रेरी है तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ लाइब्रेरी है, शायद इनको मालूम नहीं, मैं इनको बता दूंगी। काम जो है ना, खाली कश्मीरी काम से खुश नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर के लोग, जो हमारी एप्रीहेंशंस हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे वहाँ कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारे लिए जो पहले हो चुका है और जो अभी हो चुका है रिसेंटली, इससे जो नुकसान हुआ है और जो एक बड़ा मसला हमारे लिए है कि अगर यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगी तो उससे आपको पता है हम मिनॉरिटी में आ जाएंगे। अभी राठौर साहब ने एक मसला उठाया है रिजर्वेशंस का, बड़ा मसला है हमारे नौजवानों के लिए, बहुत बड़ा मसला है नौजवानों के लिए। आप रिजर्वेशन, अगर आपने मैं आपके थ्रू एक, यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल एमएलए भी हैं और अलायंस के पार्टनर भी हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिलखुसूस आप नौजवानों पे फोकस कीजिए, क्योंकि नौजवान ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं हमें। अब ये रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हल किया जा सकता है, इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत नहीं है ना, इसे हल किया जा सकता है। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो आराम से ये हुकूमत हल कर सकती है। तो मैं लास्ट में ये कहूँगी कि मैंने पहले कहा था कि हमें जॉइंट कॉज है, जॉइंटली मिल के हमें जो है इसको एफर्ट्स लगाने चाहिए। हमारे ऑडियंस के बहुत सारे सवालात हैं, यहाँ से भी कई सारे सवालात हैं। एमएलए साहब, चलते चलते यावर मीर साहब, आपसे एक सवाल पूछा गया था, उसका रिएक्शन आप दीजिए। देखिए, मेरे से सवाल जो पूछा गया था, कहा था कि 2014 में हम ही कसूरवार थे। वो सवाल शायद मेरी पार्टी के लिए था। उस वक्त मैं पीडीपी का हिस्सा था और मैं बुनियादी तौर पे मानता हूं कि जो 2019 में खराबी हुई उसके लिए हम भी कसूरवार हैं। मैं उस तंजीम का हिस्सा था जिसने बीजेपी को कश्मीर में लाया, सेक्रेटरीट दिखाया, गांव-गांव दिखाया, घर-घर दिखाया, और उस वक्त पीडीपी का हिस्सा होकर मैं हमेशा ये कहता हूं वो शायद सबसे बड़ी हमारी गलती थी जो हमने कश्मीर के साथ किया। सबसे बड़ी गलती। बीजेपी साहिब हमें देख रहे थे, बहुत सारे आप पे तनकीद मुसलसल हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने भी इन लोगों ने काम गिने, ये सब काम जो हुए एलजी दौर में हुए हैं, बीडीसी और डीडीसी के वक्त में हुए हैं, जितने भी इन लोगों ने काम गिने हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करें या ट्रांसफार्मर की या कुछ भी, तो ये सब काम उसी दौर में हुए हैं। तो रही बात यहाँ मेरे भाई की कि इसने बोला है कि कतई तौर हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बेशक हम भी आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, ना हम मिलाएंगे। अगर हम मिलाएंगे तो हम कश्मीर के अवाम के साथ, जो कश्मीर का बाशूर अवाम है, हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे और इनके साथ जो भी उनके दुख दर्द है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। आपने जो 1 साल में जो वादे लोगों को किए हैं, वो एक काम वो गिनो, आप एक काम वो मुझे दिखाओ, आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? नहीं इरफान साहब, आपके साथ हम हाथ मिलाएंगे, बीजेपी साहिब का कहना है। बहरकैफ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम अपने सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किसी को टाइम कम मिला है उसके लिए हम मौजरत का है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अलहुदा पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हमारा ताउन पेश किया। नाज़रीन, प्रोग्राम है ओपन टॉक। आज हमने बात की पटन कस्बे में और यहाँ मेहमानों ने अपनी बात खुल के सामने रखी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, गुलिस्तान न्यूज़ टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी, बारामूला रिपोर्टर इरशाद भट्ट
اور ہمارے پٹن کے رپورٹر راہی نثار کے ساتھ عمران نائکو، نارتھ